नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे एमपीसीजी प्राइम की। भोपाल पुलिस गुंडों की नए सिरे से प्रोफाइलिंग में व्यस्त है। 3 से ज्यादा बार गंभीर अपराध करने वाले को अब गुंडा लिस्ट में जगह मिल रही है। तो जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, अरसे से अपराध नहीं किया है, तो उनको गुंडा लिस्ट से रिटायरमेंट माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कान पकड़े सिर झुकाए गली के हीरो बन गए हैं मोहल्ले के माफी वीर। कह रहे हैं आज के बाद तलवार नहीं चलाएंगे और वीडियो भी नहीं बनाएंगे। अब वीडियो सिर्फ पुलिस बनाएगी, वो भी यादगार के लिए। ये है पप्पू बैटरी। पुराने जमाने की टॉर्च भले ही खराब हो जाए, लेकिन पप्पू की बदमाशी कभी बंद नहीं होती थी। अब ढोल नगाड़े के साथ विदाई हो रही है। मोहल्ले से जुलूस में निकले हैं पुलिस की अगुवाई में, बिना फूल माला के। और ये है मम्मी पापा, जिनकी लाल की रवानगी से नाराज हैं। कह रहे हैं हमारा बेटा शरीफ है, बस थोड़ी बदमाशी इधर उधर हो जाती थी। ये है रईस पेजर। नाम सुनकर ही समझ जाइए मोबाइल नहीं पेजर के जमाने से बदमाशी कर रहे हैं। अब पुलिस इन्हें थाने ले जा रही है, शायद नेटवर्क अपडेट करने के लिए। भोपाल पुलिस इन दिनों रईस पेजर जैसे पुराने गुंडों की सेवानिवृत्ति योजना में जुटी है। जी हां, अब अपराध की दुनिया में भी रिटायरमेंट की घंटी बजने लगी है। जिन गुंडों ने 3 से ज्यादा गंभीर अपराध किए हैं, वो अब गुंडा सूची में प्रमोशन पा रहे हैं। और जिनका खून अब खोलने की जगह बीपी बढ़ाता है, उन्हें पुलिस सम्मान पूर्वक विदाई देने जा रही है। एक जमाना था जब इन नामों से मोहल्ले थर्राया करते थे। अब मोहल्ला कहता है, कौन चचा? जो कभी पुलिस को चैलेंज किया करते थे, अब चश्मा ठीक कर थाने के बुलावे पर आते हैं। पुलिस ने तय किया है वैसे बुजुर्ग बदमाशों को थाने की दीवारों से उतार दिया जाए, क्योंकि अब इनसे बच्चे भी नहीं डरते, बल्कि इन्हें मोबाइल के फ्रंट कैमरे में बूमरैंग बना देते हैं। खासतौर पर हमने एक विस्तृत बैठक ली, जिसमें आने वाले पर्व त्योहारों की समीक्षा के साथ साथ नए गुंडा फाइलों, नए हिस्ट्री फीट, उनकी भी समीक्षा की और पुराने जो इस तरह के फाइलें हैं जो कि अपराधों में सक्रिय नहीं है, उन्हें हटाने की भी बात कही। इसमें ऐसे जिनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन लोगों के इसमें सूची को अद्यतन किया जा रहा है और उन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, उन पर समीक्षा बढ़ाई जाएगी। ऐसे लोग जो अपराधों में सक्रिय नहीं हैं, जिनको उम्र ज़्यादा हो चुकी है, पिछले 10 सालों से सक्रिय नहीं है, उनको इस सूची से बाहर किया जाएगा। कभी जिनकी फोटो थाने की शोभा बढ़ाती थी, अब वहाँ खाली कीलें लटक रही हैं। नए BNS कानून के मुताबिक अब गुंडों की सूची में सिर्फ नाम है और शायद QR कोड भी जल्द जोड़ दिया जाए, ताकि बदमाश का अपराध स्कैन किया जा सके। बदमाश है, SP साहब के आदेश से निगरानी खुलती है और यदि वो निष्क्रिय हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, अशक्त हो चुका है, तो उसको SP साहब के आदेश से माफी में लाया जाता है और उसको पर उसकी भी A क्लास, B क्लास, C क्लास का वर्गीकरण किया जाता है। निगरानी बदमाशों की सूची जो है कम कर दी जाती है, तो फिर थोड़ा जो सीमित संख्या हो जाएगी बदमाशों की। फिलहाल 38 थानों में गुंडों की ताज़ा छटनी हुई है। 9,500 अपराधियों को बाउंड ओवर किया गया है। 480 एक्टिव गुंडे हैं, 300 से ज्यादा निगरानी में हैं, 60 से ज्यादा गुंडे जिला बदर हुए हैं। ABC प्रोफाइलिंग हो रही है। रिटायर्ड बदमाशों की भी निगरानी होगी। गंभीर अपराध वाले बुजुर्गों को भी जरूरत पड़ने पर थाने बुलाया जाएगा। भोपाल का ये गुंडा रिटायरमेंट अभियान अंतिम दौर में है। कानून के जानकार कह रहे हैं नई योजना का पायलट प्रोजेक्ट है। पुलिस रेगुलेशन के तहत उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। गुंडा लिस्ट की, बदमाश लिस्ट की, VCNV बनती इनकी एक विलेज क्राइम नोटबुक, उसमें उनके नाम दर्ज होते हैं। अगर वो एक लंबे समय तक उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया, उनको कहीं न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं किया गया है, तो उन्हें एक नियमानुसार प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पे मेरा व्यक्तिगत में पर्याप्त निगरानी रखी जाना चाहिए। सईद लखेरा और शोएब बिरयानी की इस सूची से विदाई हो गई है और उनकी उम्र थी 60 साल। अपने दौर में उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बदमाशी की और उनकी जगह अब ले ली है नए सिरे से फैज़ान भिड़ा और फैस बिल्ली खाऊ ने। तो ये तमाम जो 60 साल की उम्र पूरी करने वाले बदमाश, वो थानों से उनका रिटायरमेंट का दौर चल रहा है। बदमाशों की सूची से, गुंडा सूची से वो बाहर हो रहे हैं और नए बदमाश जो है जगह ले रहे हैं। इन सब के पीछे सवाल ये है कि पुलिस की गुंडा सूची को पतला किया जा रहा है, जो अभी तक बहुत मोटी थी, और जो तमाम बदमाश लंबे अरसे से सक्रिय नहीं थे, उनका रिटायरमेंट किया जा रहा है। पुलिस कवायद कर रही है अपराध को लगाम लगाने के लिए और अपनी जो अपराधों की सूची है उसकी नए सिरे से प्रोफाइलिंग की कवायद के तहत ये प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। रिजवान खान के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल।
भोपाल नगर निगम ने इस बार जनता पर टैक्स का बोझ लाद दिया है। वाटर टैक्स 15% जबकि प्रॉपर्टी टैक्स 10% बढ़ा दिया गया। नगर निगम सालों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और इसके बावजूद अनुदान देने से निगम पीछे नहीं हटा। इस बार 345 संगठनों को 2 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाना है। दूल्हे राजा उत्सव समिति को मिला 1 लाख रुपए, पुरुषार्थ सेवा फाउंडेशन को भी 1 लाख रुपए, युवा पत्रकार संघ को मिले 50,000 मतलब आधा पुरुषार्थ, रॉयल शिक्षक समिति को तो पूरे 2 लाख, शायद इसलिए कि रॉयल के नाम में ही इनकम टैक्स की गंध है। और बाबा रामदेव भक्त कल्याण समिति को मिले 25,000। यह है भोपाल नगर निगम का 2024 संस्करण, जहां टैक्स से भरी थाली में से समाज सेवा के नाम पर पकवान परोसे जा रहे हैं। वैसे भोपाल नगर निगम की माली हालत वही है जो किसी ऐसे दोस्त की होती है जो हर महीने उधार मांगता है, लेकिन शादी ब्याह में सबसे बड़ा लिफाफा वही देता है। जी हां, आर्थिक तंगी से जूझता नगर निगम इस बार जनता पर 15% वाटर टैक्स और 10% प्रॉपर्टी टैक्स का नया प्रसाद चढ़ा आया है। महापौर जी कहती हैं धार्मिक संस्था को कुछ नहीं मिलता। अब हम नहीं समझ पाए कि बाबा रामदेव भक्त कल्याण समिति क्या है। जो भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, चाहे कोई भी संस्था हो, हमने प्रतिबंध लगाया है कि भोपाल की संस्था होना चाहिए और भोपाल की ही संस्था को हम पैसा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो जनहित में काम कर रही हैं उनको हम, आध्यात्मिक संस्थाएं तो शायद नहीं है, जो भी है जनहित के काम। महापौर ने धार्मिक संस्थाओं को चंदा देने से इनकार कर दिया, लेकिन बजट पुस्तिका में 335 संस्थाओं को अनुदान देने का प्रावधान है। आंकड़ों के मुताबिक भोपाल नगर निगम इस साल टैक्स बढ़ाकर जनता से 3 करोड़ 40 लाख रुपए का समाज सेवी खर्चा वसूलने जा रहा है, जिसमें 33 संस्थाएं केवल दशहरा मनाने के लिए ही 2-2 लाख रुपए ले जाएंगी और कई प्रेस क्लब, एनजीओ, पत्रकार संघ भी इस गंगाजल में हाथ धो रहे हैं। 2023-24 में जहां सिर्फ 143 संस्थाओं को अनुदान मिला था, 2024-25 में वो संख्या 345 हो गई। मतलब नगर निगम के हिसाब से समाज में समस्याएं बढ़ी नहीं, समितियां बढ़ गईं। अब इस महानुदान लीला पर विपक्ष का माथा ठनक गया है। कहते हैं जांच होनी चाहिए, जैसे हर बार कहते हैं। शायद अगली बार जांच कराने वाली समिति को भी 2 लाख का अनुदान देना पड़े। जितने अनुदान राशियां हैं इनके ऊपर पाबंदी होना चाहिए। इसको किसकी सहमति से डबल ट्रिपल कर दिया, इसकी जानकारी 85 पार्षदों को नहीं है। पूरी जांच होना चाहिए, कमेटी बनना चाहिए कि वाकई में हम जिसको अनुदान दे रहे हैं सही व्यक्तियों के हाथ में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, पहले ना इसकी जांच हो। जिस विपक्ष का भी बहुमत नगर निगम परिषद में रहा तब भी अनुदान बढ़ता था, तो विपक्ष को पहले ये बताना पड़ेगा कि ये परंपरा की शुरुआत कब से हुई है। पहले तो बड़ी बड़ी राशि दी जाती थी, हमने उस पर भी केपिंग लगा करके कंट्रोल करने का काम किया। जो अच्छा समाज में काम करती हैं, समाज के लिए जो संस्थाएं उपयोगी भी हैं, कोई पता चला कि लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम करते हैं, ऐसे लोगों को तो प्रमोट करना ही चाहिए। ये वो परंपरा है जिसमें जो जितना बोलता है वो उतना ही चुप होता है। अब परंपरा निभाने में भोपाल नगर निगम ने टायर रिमोल्डिंग और बैटरी असेंबली यूनिट भी खोल डाली, यानी संस्था चाहे टायर में हवा भरती हो या जनता के दिमाग में, दोनों को चंदा मिलेगा। आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, यह मुहावरा भोपाल नगर निगम पर सटीक बैठता है। जनता से जुटाए हुए टैक्स के पैसों को कैसे लुटाया जाता है, यह भी भोपाल नगर निगम से सीख सकते हैं। हालांकि निगम इसे अनुदान कहता है, जिन पैसों को सिर्फ समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दिया जाना था। लेकिन दशहरा और जन्माष्टमी मनाने के साथ साथ अलग अलग समाजों को लाखों रुपए दिया जाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। दमोह के फर्जी सर्जन नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन कैम को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। फर्जी सर्जन की डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री भी फर्जी है। साथ ही पूछताछ में सर्जन ने पुलिस के सामने ऐसे राज उगले हैं जिससे हर कोई हैरान है। दमोह के फर्जी सर्जन नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन कैम को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। नरेंद्र यादव की डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री भी फर्जी बताई जा रही है। डिग्री पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति के नकली हस्ताक्षर किए गए थे। खुलासा तब हुआ जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति के सिग्नेचर से नरेंद्र यादव की डिग्री के सिग्नेचर मैच किए गए, लेकिन वो मैच नहीं हुए। इस मामले में भी दमोह के सीएमओ ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस फर्जी सर्जन से पुलिस पूछताछ में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि आरोपी का असली नाम नरेंद्र यादव है, जो कानपुर के हरजिंदर नगर का रहने वाला है।
कानपुर से हायर सेकेंडरी कर 1991 में नरेंद्र यादव ने नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और कई डिग्रियां विदेश से हासिल की। ये डिग्रियां भारत में मान्य हैं या नहीं, इसकी तस्दीक भी की जा रही है। नरेंद्र यादव ने विदेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अपना नाम एन जॉन कैम रखा था। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हमारी हुई है उसमें जो ये आरोपी डॉक्टर है उसने कुछ अपने स्टेटमेंट में बातें बताई हैं जिनकी हम तस्दीक कर रहे हैं। इसमें पहली चीज़ उसका नाम वो नरेंद्र यादव बता रहा है और उसने 1991 में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से MBBS करना बताया है और उस संबंध में वो डॉक्यूमेंट्स भी उसने उपलब्ध कराए हैं अभी। पर अभी हमारा ये प्राइमरी फोकस है कि हम इसकी आइडेंटिटी क्लियर कर लें कि ये व्यक्ति नरेंद्र यादव है कि नहीं है। सेकेंडरी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ से उसकी डिग्री के बारे में भी हम पता कर रहे हैं और भी कई चीज़ें जो ये तस्दीक कराएंगे कि ये व्यक्ति वो है कि नहीं, इसने वहाँ वो कोर्स किया है कि नहीं किया, उस पर भी काम कर रहे हैं। विदेश में काम करने की वजह से वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए नाम बदलने का इसने अपना रीजन बताया हुआ है। फर्जी सर्जन के मामले में दमोह पुलिस ने और भी खुलासे किए हैं। नरेंद्र यादव पर हैदराबाद के रचकुंडा में अमानत में खयानत का मामला दर्ज है। पुलिस को जानकारी लगी है कि उसके पास नरेंद्र यादव और एन जॉन कैम नाम से 2 पासपोर्ट हैं। हालांकि पुलिस के सामने बड़ी समस्या ये भी है कि पूछताछ में फर्जी सर्जन बार बार अपने बयान बदल रहा है। उसने नरेंद्र जॉन कैन नाम से पत्र बनाए हैं, आगे के सारे वो सभी फर्जी हैं। पासपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी हमें नहीं मिली है, हमारे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है जो कि इसके नाम से है, नरेंद्र यादव के नाम से है। जो दूसरा पासपोर्ट नरेंद्र जॉन कैम के नाम से है उसका पासपोर्ट नंबर हमारे पास है, बट वो भी अभी भी फिजिकल पासपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। पर नो डाउट कि वो छात्र है व्यक्ति, उसने फोर्जरी भी कर रखी है और उसके जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें वो बार बार बदलाव भी ला रहा है। इधर प्रयागराज में जांच में फर्जी सर्जन के फर्जीवाड़े को लेकर कई खुलासे हुए हैं। फर्जी सर्जन एन जॉन कैम ने यूपी के प्रयागराज में एक फ्लैट किराए पर लिया था। ये वही फ्लैट है जहां से दमोह पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। मकान किराए पर लेने के लिए जो एग्रीमेंट बनाया गया उसमें डॉक्टर ने खुद को उत्तराखंड के देहरादून का निवासी बताया, जबकि असल में फर्जी सर्जन कानपुर का रहने वाला है। एनडीटीवी की पड़ताल में हमें वो शख्स मिला जिसकी शिकायत पर फर्जी सर्जन एन जॉन कैम के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ये हैं दमोह के रहने वाले कृष्ण पटेल। 31 जनवरी को अपने दादा की एंजियोग्राफी रिपोर्ट को लेकर इनका एन जॉन कैम से विवाद हुआ था। उनकी शिकायत पर कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की थी। जांच में परत दर परत फर्जी सर्जन के झूठ का खुलासा होता गया। एंजियोग्राफी के उपरांत उन्होंने बताया कि आपके दादाजी को मल्टीपल ब्लॉकेज हैं जिसके कारण ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता है। ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता है लेकिन दमोह में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा नहीं है। तो इसके बाद मैंने एंजियोग्राफी की उनसे रिपोर्ट्स मांगी, जो DVD, SCD या फिर आप डायग्नोस करके मुझे बता दीजिए कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज हैं। तो उन्होंने इसको देने से साफ इनकार कर दिया। मैंने फिर से प्रश्न किया डॉक्टर साहब से, महोदय मैंने आपका जो भुगतान है एंजियोग्राफी का वो मैं कर चुका हूँ, कृपया मुझे एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देने की कृपा करें जिससे मैं कहीं और पहुँचूँ किसी और अस्पताल में, तो मुझे एंजियोग्राफी फिर से ना करानी पड़े। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस पर तीखी बहस हुई जिसमें डॉक्टर साहब ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। 30 फरवरी को शिकायत की अपने CMHO दमोह के लिए और कलेक्टर साहब के लिए लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई। फर्जी सर्जन नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन कैम को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। फर्जी सर्जन के नए नए कांड सामने आ रहे हैं और सवाल वही है, किसी भी अस्पताल ने सर्जन को सर्जरी की इजाजत देने से पहले क्या इसके दस्तावेज भी नहीं जांचे? कैसे फर्जी डिग्री लेकर एक डॉक्टर फर्जी सर्जन बन गया और लोगों की जान से खिलवाड़ करने लगा? दमोह से आजम खान और प्रयागराज से दीपक गंभीर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब और सियासत का पुराना नाता है। चुनावों में शराबबंदी बड़ा मुद्दा तो रहती ही है, लेकिन बगैर चुनावी मौसम भी राज्य में शराब पर सियासत होती रहती है। ताजा मामला राज्य में शराब की दुकानों को लेकर गर्म है, रिपोर्ट देखिए।
छत्तीसगढ़ में शराब और सियासत का चोली दामन का नाता है। शराबबंदी की मांग और शराब घोटाला को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब शराब की नई दुकानों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में विष्णुदेव साय सरकार बनने के 15 महीने के भीतर ही 700 नई शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार में शराबबंदी भली नहीं हो सकी, मगर हमने 100 से ज्यादा दुकानें बंद की थी। यही भाजपा जब विपक्ष में थी तो शराबबंदी को लेकर हो हल्ला करती थी। आज कहाँ है शराबबंदी? शराब इतना परोसा जा रहा है कि जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, तो ये दिखता है। और आप 70 दुकानें खोल जा रहे हैं और देसी विदेशी मिला के 1400 दुकानें हो रही है, तो आप देखिए शराब में युवाओं को धकेलने की कोशिश की जा रही है। हम तो मांग करते हैं कि ये विपक्ष पे जो हल्ला करते थे वो आज सत्ता में है, इनके पास सत्ता है, क्यों नहीं शराबबंदी करते? शराबबंदी लागू करें ताकि अपराध कम हो, बच्चों को रोजगार मिल सके, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके, महिलाएं अपने घर से सुरक्षित महसूस होकर बाहर निकल सके। छत्तीसगढ़ में कथित 2100 करोड़ से ज्यादा रुपयों के शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईडी की रडार पर हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में हैं। कई कांग्रेसी नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि नई सरकार बनने के बाद राज्य के खजाने को आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है। एक साल के भीतर 2 बार शराब की कीमतों में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की वृद्धि की गई और शराब सस्ती करने के नाम से राज्य को मिलने वाले 9.5% एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को हटाया गया, जिससे प्रदेश के खजाने को 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पिछले 2 महीने में 200 करोड़ का शराब से राजस्व का नुकसान हो चुका है और जिसके पीछे ऐसा लगता है कि किसी कंपनियों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए सारा घोटाला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार शराब को बढ़ावा दे रही है, चाहे QR कोड लगाने की बात हो, नई भट्टियां खोलने की बात हो, शराब दुकानें खोलने की बात हो या फिर शराब के दाम कम करने की बात हो। ये सरकार शराब की ओर छत्तीसगढ़ के युवाओं को ढकेलने की कोशिश कर रही है और अपने घोटालों की जांच करने में बिल्कुल असमर्थ है। कांग्रेस के आरोपों पर सत्ताधारी दल बीजेपी के क्या तर्क हैं, वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में शराब से जुड़े ये आंकड़े जान लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 34% पुरुष और 5% महिलाएं शराब पीती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आबादी के आधार पर औसतन सबसे ज्यादा शराब छत्तीसगढ़ में खपत होती है। छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में लगभग 5,500 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से हुआ। साल 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ रुपए पहुंचा। साल 2023-24 में राजस्व में फिर बढ़ोतरी हुई और करीब 6,500 रुपए की इनकम शराब से हुई। देखिए, शराब की दुकानें बढ़ाई नहीं जा रही है। बहुत सारी शराब की दुकानें थी जिनका एग्रीमेंट अभी समाप्त हो रहा है, उन दुकानों का स्थानांतरण किया जा रहा है और कहीं कहीं पर जनसंख्या के जहां अनुपात ज़्यादा है और जहां दुकानों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो उन दुकानों का नया एग्रीमेंट हो रहा है। तो दिखता ऐसा ज़रूर है कि कम रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी घोषणा पत्र में कभी भी हमने नहीं कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। हाँ, शराब का व्यसन मुक्त समाज हो, इस दिशा में हम काम करेंगे और इसके लिए महिला बाल विकास के अलावा समाज कल्याण बोर्ड से संबंधित जितने भी विभाग हैं, हम जन जागृति फैला रहे हैं कि शराब का व्यसन है, कोई भी व्यसन हो वो कम हो। छत्तीसगढ़ में शराब और सियासत का नाता पुराना है। शराबबंदी के वादे पर सरकार बनती और वादा खिलाफी पर सत्ता की कुर्सी जाती भी रही है। अब छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर हो रही नई सियासत का असर क्या होगा, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। और उधर भोपाल के मोतीनगर में स्थित 110 दुकानों को फरवरी में जमींदोज किया गया, लेकिन अब तक उन्हें फिर से बसाया नहीं गया। दुकान वाले कोर्ट पहुंचे, न्याय की उम्मीद है। वैसे 600 परिवार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन शराब दुकान को फौरन जगह मिल गई। ये भोपाल के मोतीनगर के वो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें तोड़ी गईं। वादा था कि फिर से काम धंधा शुरू कर पाएंगे, मदद मिलेगी, लेकिन अब ये सड़क पर हैं न्याय की भीख मांगते हुए। 600 लोगों का परिवार बेरोजगार हो जाए और उसमें एक ने आत्महत्या कर ली है और अभी यहीं पर मौजूद है, इनको हार्ट अटैक आया है। एक यहाँ पर ये मौजूद है, ये कैंसर है, इनको ये कीमो चल रहा है। ऐसे लोगों की दुकानें, हम लोग वहाँ पर जो है गैस पीड़ित हम हैं, दंगा पीड़ित हम हैं, उसके बाद हम लोगों के साथ अन्याय किया गया है। फरवरी में 110 दुकानें टूटी, जिससे 600 परिवार बेसहारा हो गए। अफसर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहे। जब जगह देने की बात आई तो इकलौती शराब दुकान फौरन बच गई, लेकिन रोजी रोटी कमाने वालों को सिर्फ वादे।
हर बार एक नया झूठा आश्वासन। तो हमारा 30 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको विस्थापन नियम के अनुसार विस्थापित कर दिया जाए। जब तक विस्थापन नहीं किया जाएगा, अगर विस्थापन नहीं किया जाता है तो नगर निगम एक्ट के अंदर ये बिल्कुल क्लियर लिखा है कि विस्थापनकर्ता जो है नगर निगम के विरुद्ध जाकर जो उनके आयुक्त के खिलाफ जो है वहाँ पर जो है केस रजिस्टर कराएगा और उसके जन हानि जो भी उसकी हुई है, बाढ़ हानि हुई है, धन हानि हुई है, उसके लिए वो न्यायालय में जाएगा। महापौर कह रही हैं कि रेलवे की गलती है। रेलवे का कहना है कि जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन क्या कह रहा है सुनिए। दुकानों को विस्थापन के लिए हमने नहीं कहा क्योंकि वो तो अवैध कब्जा है। मैंने घरों के विस्थापन के लिए कहा था और घर अभी हैं और उनको हम विस्थापित भी करेंगे। जब हम जगह देते हैं शराब की दुकान को तो फिर हम उसमें किराया लेते हैं, प्रॉपर नगर निगम के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उसको हम अवैध कब्जा नहीं देते हैं। बेरोजगारी के तनाव में एक ने आत्महत्या कर ली, एक को पड़ा दिल का दौरा। अब सवाल ये है कि 600 परिवारों की लड़ाई कौन लड़ेगा। 110 दुकानदारों की ये वो टूटी हुई दुकानें हैं जो 1 महीने पहले तोड़ी गई थी, इस सपने के साथ कि उन्हें विस्थापित करने की जगह दी जाएगी। लेकिन 1 महीना पूरा होने के बावजूद उन्हें विस्थापित करने की जगह आज भी नहीं दी गई है। ये दुकानें टूटने के बाद 600 से ज्यादा लोगों का परिवार जो है वो बेरोजगार हो गया था और उसके बावजूद उन्हें आज भी पेट पालने का सहारा नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदारों का दरवाजा खटखटाने के बाद उन्हें लगातार निराशा ही हाथ लगी है, फिर चाहे वो निगम का हो, रेलवे का हो या फिर जिला प्रशासन का ही क्यों ना हो। यही कारण है कि अब उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। देवास में नेताओं को हूटर प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नेता निजी वाहनों पर हूटर लगाकर बेरोक टोक घूम रहे हैं और इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। जब एनडीटीवी ने सवाल पूछे तो नेता बगले झांकने लगे और देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। हूटर, जिसे नेता अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं, जो माननीयों को वीआईपी होने का एहसास दिलाता है, लेकिन माननीयों का ये स्टेटस सिंबल अपराध की श्रेणी में आता है। यानी निजी गाड़ियों पर हूटर लगाना नियमों के खिलाफ है। एनडीटीवी लगातार हूटर के खिलाफ अभियान चलाता रहा है। देवास में हूटर लगाकर घूम रहे नेताओं का सामना जब एनडीटीवी के कैमरे से हुआ तो कोई बिना जवाब दिए धीरे से निकल गया, कोई तरह तरह के बहाने बनाता नजर आया। प्रदेश के देवास में आज भी हैवी कल्चर हावी हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई सालों पुराने आदेश है कि वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है, लेकिन देवास में आज भी छोटे नेता, बड़े नेता, छोटे अधिकारी अपनी गाड़ियों में हूटर लगाकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश करी तो बात नहीं करते, बल्कि गुस्सा करके और निकल जाते हैं। एनडीटीवी की टीम का सामना सबसे पहले देवास बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजू खंडेलवाल से हुआ। संवाददाता अरविंद चौकसे ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कांच चढ़ाकर मौके से निकल गए। पूर्व जिला अध्यक्ष राजू खंडेलवाल जी, किस तरह ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी राजू खंडेलवाल जी, देखिए किस तरह से आज भी वीआईपी जिसमें जो है देवास में हैवी हो रहा है, वीआईपी कल्चर गाड़ी में हूटर लगे हुए हैं। हम बात करेंगे राजू खंडेलवाल जी से। खंडेलवाल जी, किस तरह से जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का खंडेलवाल जी देखिए किस तरह से बात नहीं करी कैमरे के सामने और सीधे गाड़ी लेके चलते बने। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे आप, राजीव खंडेलवाल। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र चंदेल भी अपनी निजी गाड़ी पर हूटर लगाकर घूमते नजर आए। जब उनसे हूटर लगाने को लेकर सवाल पूछा गया तो हूटर हटाने की बात बोलकर चले गए। क्या बोलो ना, क्या कर रहे हो? दादा क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र चंदेल। आपकी गाड़ी है जी। क्या पद है आपके पास? मंडल अध्यक्ष हूँ। दादा आपको मालूम सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हूटर नहीं लगा के चलना है? हाँ, वो अभी हम निकाल के रख लेंगे इसको। आप? हाँ, निकाल के रख लेंगे, नहीं रहेगा। निकाल के रख लेंगे, हम निकाल के। एनडीटीवी की टीम ने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, किसी ने बात नहीं की तो कोई कैमरा देखकर मौके से खिसक गया। देवास के कई नेता, कई जनप्रतिनिधि भी अपनी निजी गाड़ी पर हूटर लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन ना तो उन पर कार्रवाई की जा रही है, ना ही उनकी निजी गाड़ियों से हूटर निकलवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता हैं, छोटे अधिकारी हैं जो अपना वर्चस्व जमाने के लिए अपनी गाड़ियों में आज भी हूटर का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा कैमरा सहयोगी हर्षल के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास।